नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रूस और यूक्रेन की जंग अब एक नए और बेहद खतरनाक दौर में प्रवेश करती हुई दिख रही है। सवाल सिर्फ हमला होने का नहीं है, सवाल यह है कि क्या अब कोई भी शहर सुरक्षित नहीं बचा है। यूक्रेन ने रूस के तातारस्तान इलाके के निजने कामस्क शहर पर ड्रोन हमला किया है और ये शहर यूक्रेन की सीमा से करीब 1100 किलोमीटर दूर है। रूस का दावा है कि इस हमले में 13 लोगों की मौत हुई है, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है, जबकि 39 लोग घायल हुए हैं। रूस कह रहा है कि निशाने पर कोई सैन्य ठिकाना नहीं, बल्कि आम नागरिक थे। दूसरी तरफ यूक्रेन लगातार रूस के उन ठिकानों को निशाना बना रहा है जिन्हें वो युद्ध में इस्तेमाल होने वाला बुनियादी ढांचा मानता है। और इसी बीच रूस ने भी यूक्रेन के कई शहरों पर बड़े पैमाने पर ड्रोन और मिसाइल हमले तेज कर दिए हैं। तो आज सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या 1100 किलोमीटर दूर हमला यूक्रेन की नई सैन्य क्षमता का संकेत है? क्या ड्रोन अब पारंपरिक मिसाइलों से ज्यादा खतरनाक हथियार बन चुके हैं? और आम नागरिकों की मौत का जिम्मेदार कौन है? और सबसे अहम, क्या ड्रोन युद्ध दुनिया को एक लंबे और अंधाधुंध संघर्ष की तरफ धकेल रहा है? तो सवाल लगातार उठने लगे हैं, क्योंकि यूक्रेन जिस तरह से पलटवार कर रहा है और ऐसे में 1100 किलोमीटर की दूरी के बाद जिस तरह से यूक्रेन का ये हमला देखने को मिला है, ड्रोन अटैक ही माना जा रहा है और अपने आप में ये बड़ा हमला है, जिससे ये पता चल रहा है कि यूक्रेन ने अपने ड्रोन अब इस कदर और ज्यादा मॉडर्नाइज कर दिए हैं कि उनकी दूरी भी बढ़ती हुई दिख रही है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बॉर्डर से 1100 किलोमीटर दूर रूस पर यूक्रेन का ये बड़ा ड्रोन अटैक। तो तारस्तान के निजने कामस्क शहर में धमाके हुए हैं। 13 लोगों की मौत की खबर है, एक बच्चा भी इसमें शामिल है, 39 घायल है। तो रूस का दावा 450 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए गए हैं। 13 लोगों की मौत हुई है, एक बच्चा भी इसमें शामिल है, 39 लोग घायल हुए हैं। तो ये रूस पर यूक्रेन का बड़ा ड्रोन हमला माना जा रहा है। तातारस्तान के निजने कामस्क शहर में धमाके हुए हैं और 13 लोगों की मौत यहां पर हो जाती है, जिसमें एक बच्चा भी शामिल बताया जा रहा है। 39 लोग इसमें घायल हुए हैं। तो रूस का दावा है 450 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए गए हैं। तो देखिए किस तरह से यूक्रेन का ये हमला हुआ है, 13 लोगों की मौत जिसमें हो जाती है और ऐसे में 39 लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आ रही है। ड्रोन अटैक था ये यूक्रेन की तरफ से। तो बड़ा ड्रोन हमला ये माना जा रहा है, जिसमें बॉर्डर से 1100 किलोमीटर दूर रूस पर यूक्रेन ने ये अटैक किया है। तो क्षमता इस ड्रोन की इतनी थी कि 1100 किलोमीटर की दूरी भी ये तय करता है और उसके बाद ये बड़ा भीषण हमला बताया जा रहा है। और वहीं रूस के वोरोनिश में यूक्रेनी ड्रोन हमला हुआ है। रूस के वोरोनिश से खबर, जहां पर यूक्रेनी ड्रोन अटैक, वाइल्ड बेरीज लॉजिस्टिक्स हब को निशाना बनाया गया है। तो ड्रोन हमले के बाद परिसर में भीषण आग लग गई है। रूस के वोरोनिश इलाके में ये ड्रोन अटैक हुआ है। यूक्रेन की तरफ से वाइल्ड बेरीज लॉजिस्टिक्स हब को निशाना बनाया गया। ड्रोन हमले के बाद परिसर में भीषण आग लगी है। तो रूस के वोरोनिश में यूक्रेनी ड्रोन हमला और ऐसे में वाइल्ड बेरीज लॉजिस्टिक हब को निशाना बनाया गया। ड्रोन हमले के बाद परिसर में भीषण आग लगी है। रूस के वोरोनिश में यह अटैक हुआ है। वाइल्ड बेरीज लॉजिस्टिक्स हब को निशाना बनाया गया है। और आज हम इसी पर चर्चा भी करने जा रहे हैं। हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर अजिताभ सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भू राजनीतिक विश्लेषक मनोज कुमार जी भी अब से कुछ देर के बाद जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इसमें देवनाथ सर, आपसे समझना चाहेंगे, ये जो 1100 किलोमीटर दूर अटैक किया गया है यूक्रेन की तरफ से, क्या माना जाए ड्रोन अटैक था, लेकिन इसकी क्षमता इतनी थी कि काफी नुकसान रूस में हुआ है और तकरीबन 13 लोगों की मौत हो गई है, 40 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। सर अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी हाँ गीतू, हम में से जो भी एयरफोर्स में रह चुके हैं, हमारे लिए ये बहुत ही आश्चर्यजनक खबरें हैं कि हम रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम को बेहतरीन मानते थे और ये मानते थे कि उनकी एयर डिफेंस सिस्टम तो तीन तीन लेयर्स में है। और ये भी माना जाता था कि रशिया की रेडार सिस्टम, सर्विलेंस रेडार सिस्टम इतना अच्छा है कि वो रूस के अंदर से
यूक्रेन के अंदर तक देख पाते, तो अंदाजा हम लोग इस युद्ध के पहले ऐसा लगाते थे कि यूक्रेन से जैसे ही कोई जहाज या ड्रोन टेक ऑफ भी करेगा, लॉन्च होगा, तो तुरंत जब वो यूक्रेन के एयरफील्ड या लॉन्च पैड से टेक ऑफ करेगा, रशियन सर्वेलेंस रडार्स को पता लग जाना चाहिए। लेकिन एक अद्भुत बात अब ये हो रही है कि पता लग रहा है कि रशियन एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन के इन सर्वेलेंस ड्रोन्स को ढूंढने में अपने को नाकामयाब साबित हो रहा है। उसके बाद हमारा अंदाजा ये था कि रशिया के पास जो एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है वो तीन तीन लेयर में काम करती हैं, लॉन्ग रेंज, मीडियम रेंज और शॉर्ट रेंज। यानी जैसे S-400 है और दूसरे एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स हैं, वो यूक्रेन के इन ड्रोन्स को 400 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 40 किलोमीटर की दूरी तक मार गिरा सकते हैं। और इसके बाद रशिया के पास दूसरे जो टैक्टिकल एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, वो भी रूस के इतने इफेक्टिव हम समझते थे हैं कि टर्मिनल फेस में इन ड्रोन्स को जब वो 20 किलोमीटर दूर हैं, 10 किलोमीटर दूर है, शूट डाउन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। अभी जब सिंदूर के टाइम में हमने इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ने, तो हमने जो शॉर्ट रेंज एंटी एयरक्राफ्ट गन होती हैं, जिनकी इफेक्टिव रेंज महज 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर होती है, उनका भी बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए जब ड्रोन, पाकिस्तानी ड्रोन टारगेट के ऊपर, टारगेट से महज 10 सेकेंड, 5 सेकेंड दूर होते थे, हम उनको शूट डाउन किए हैं। तो ये बड़ी अद्भुत डेवलपमेंट है कि रशियन एयर डिफेंस सिस्टम नाकामयाब हो रहा है इस तरह से। जी बिल्कुल। और ऐसे में डॉक्टर अजीत, आप ये देखिए, अगर यूक्रेन की क्षमता ड्रोन अटैक में इतनी बढ़ जाएगी तो आने वाले दिनों में क्या माना जाए? इसी तरह से ड्रोन अटैक रूस पर करता रहेगा यूक्रेन, लेकिन ये सब हो कैसे रहा है? क्या यूक्रेन को इस तरह के हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं, इस तरह के जो मॉडर्नाइज्ड ड्रोन्स हैं वो उसे किसी और से मिल रहे हैं? क्या माना जाए इसमें? गीतू जी, देखिए, जिस तरह से जितना स्ट्रेटेजिकली, मैं तो ये कहूंगा कि बहुत ही प्लान्ड वे में यूक्रेन आगे बढ़ा है, और निश्चित रूप से उसको नेटो की, यूरोप के देशों की और अमेरिका की सहायता तो मिल रही है। और ये सिर्फ ड्रोन और ड्रोन टेक्नोलॉजी में नहीं मिल रही है, मिसाइल क्षमता में भी वृद्धि हो रही है। और अभी तो अमेरिका ने ये भी उसको कहा है कि मिसाइल के लिए, खास करके जो एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियोट मिसाइल है, उसका लाइसेंस भी देने की बातें हुई हैं। लेकिन उससे ज्यादा मुझे लगता है यूक्रेन ने इस 4 साल से ज्यादा चल रहे युद्ध में अपने आप को और अधिक मजबूत किया है, अपनी टेक्नोलॉजी को और इजाद किया है बेहतर, और उसकी वजह से ड्रोन जो प्रोड्यूस करने की उसकी क्षमता है वो और ज्यादा बढ़ी है। तो एक तरफ तो उसका प्रोडक्शन उसको बढ़ाने में सफल रहा है, दूसरी तरफ उसकी टेक्नोलॉजी का यूज करके उसकी मारक क्षमता को भी और बेहतर करने में सफल रहा है। और उसी का परिणाम देख लीजिए कि रूस के अंदर, मतलब 1100-1200 किलोमीटर से भी ज्यादा अंदर जाके वो मार करने की और वो घातक मार करने की उसकी क्षमता उसने दिखाई है, और लगातार दिखाई है। ये दिखाता है कि उसके पास खास करके ड्रोन की टेक्नोलॉजी बहुत तगड़ी है, जो रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को बेधने में एक तरह से कामयाब रहा है। और ये सिर्फ ड्रोन टेक्नोलॉजी और उसको अटैक करना ही नहीं, देखिए स्ट्रेटेजिकली ऐसे ऐसे एरियाज पे उसने अटैक किए हैं, जैसे फ्यूल जो स्टोरेज है, उसके भंडार हैं कह लीजिए रूस के, उस पे अटैक किया है। और जो उसके रूस के प्रोडक्शन, ऑयल एंड गैस के प्रोडक्शन सेंटर है, उस पे अटैक किया है। तो एक तरह से रूस की इकोनॉमी और वॉर इकोनॉमी को जो फंड करती है, पेट्रोलियम, उसी को अटैक करके उसने कोशिश की है वॉर फंडिंग को रोकने की। तो बहुत ही स्ट्रेटेजिक कह लीजिए रणनीतिक मूव उसने उठाया है, और उसका परिणाम दिख रहा है कि वो 4 साल से ज्यादा रूस जैसी बहुत बड़ी जो सैन्य ताकत है उसके सामने खड़ा ही नहीं रहना, उसको एक अच्छी टक्कर दे रहा है। निश्चित रूप से अमेरिका और नेटो की इसमें सहभागिता है, उसके बिना तो यूक्रेन इतना नहीं टिक पाता। लेकिन दूसरी तरफ रूस भी कहीं ना कहीं कमजोर होता दिख रहा है, जबकि उसके खबरें ऐसी भी आती हैं कि नॉर्थ कोरिया के सैनिक, नॉर्थ कोरिया के मिसाइल और ड्रोन, दूसरी तरफ ईरान ने भी रूस को सहायता कहीं ना कहीं दी है।
तो इसके बावजूद रूस के अंदर अगर यूक्रेन इतनी तगड़ी मार कर पा रहा है तो निश्चित रूप से यूक्रेन अभी भी मुझे लगता है खड़ा होने की स्थिति में है। बिल्कुल। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है डोनेट्स्क में यूक्रेन का एफपीवी ड्रोन अटैक। ये बड़ी खबर डोनेट्स्क से, जहां पर यूक्रेन का एफपीवी ड्रोन अटैक, रूसी हमलावर टुकड़ी पर कई सटीक हमले हुए हैं। तो फ्रंट लाइन से 20 किलोमीटर पीछे लॉन्च पॉइंट बना निशाना, हल्के सैन्य वाहनों के समूह को टारगेट किया गया। यूक्रेन ने रूसी लॉन्च साइट पर बोला हमला। एफपीवी ड्रोन स्ट्राइक से रूसी टुकड़ी में हड़कंप, फ्रंटलाइन के पीछे भी यूक्रेन के ड्रोन हमले तेज। तो डोनेट्स्क में ड्रोन युद्ध और घातक हुआ है। रूसी हमलावर टुकड़ी पर यह हमला हुआ, डोनेट्स्क में ड्रोन युद्ध और ज्यादा घातक होते हुए। तो देवराज सर, ये माना जाए कि अब ऐसा लग रहा है कि जो जंग है ड्रोन से ही लड़ी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए जिस तरह से एफपीवी ड्रोन अटैक हुआ है डोनेट्स्क में, यूक्रेन का ये बड़ा अटैक माना जा रहा है और हम इसी को लेकर चर्चा भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो हाथ है वो किसी और देश का, नेटो का सपोर्ट है, अमेरिका का सपोर्ट है। लेकिन सामने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जंग रुकनी चाहिए, यूक्रेन और रूस के बीच जो तनाव है वो खत्म होना चाहिए, जिसके लिए वो पहल करते हुए भी दिखाई दिए। गीतू जी, डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत कोशिश की थी कि व्लादिमीर पुतिन के साथ उनका जो व्यक्तिगत रिश्ता है उसका इस्तेमाल करते हुए इस जंग को बहुत पहले ही उन्होंने कोशिश की बंद करने की। दिक्कत ये आ रही है कि जेलेंस्की ने कहा है कि वो ये युद्ध तभी ही बंद करेंगे जब रूस जो ऑक्युपाइड पोर्शन है यूक्रेन का उसको खाली करेगा। अब दोनेत्स्क, ज़पोरिज़िया, खेरसोन, इन सब एरिया पर रूस का कब्जा है। यानी यूक्रेन का करीबन 20% एरिया जो है वो रूस के नीचे है। ऐसे में जेलेंस्की अगर युद्ध को रोक देते हैं तो फिर जेलेंस्की के पॉलिटिकल फ्यूचर को एकदम खतरा है, क्योंकि फिर अगले इलेक्शन में जो कि ऑलरेडी ड्यू हैं, जेलेंस्की और उनकी पार्टी इलेक्शन हार जाएगी, क्योंकि यूक्रेन की जनता ये चाहती है कि पहले रूस को यूक्रेन से बाहर खदेड़ दिया जाए। जो क्रीमिया का एरिया है वहां तो रशिया ने 2015 से ही कब्जा किया हुआ है और क्रीमिया हमेशा यूक्रेन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पोर्ट रहा है, इंडस्ट्रियल हब रहा है। तो ये जेलेंस्की राजी नहीं हो रहे हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप वाकई चाहते हैं कि जेलेंस्की राजी हो जाएं युद्ध विराम के लिए, तो उसका एक ही तरीका है कि जेलेंस्की को नेटो देशों को बोलना पड़ेगा, यूरोप के देशों को बोलना पड़ेगा कि आस्ते आस्ते यूक्रेन को जो हथियारों की सप्लाई हो रही है उसको कम कर दें। अगर यूक्रेन में जेलेंस्की के पास हथियारों की थोड़ी सी कमी हो जाती तो शायद वो मजबूरी में सीज फायर के लिए जो पीस प्रपोजल है उसके लिए बातचीत करने के लिए तैयार हो सकते हैं। जी जीतू जी। बिल्कुल। और ऐसे में अजिताभ सर, यहाँ पर एक बड़ी बात ये भी सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका ये चाहता है कि कुछ जंग तो चलती रहे वो अच्छा है, यहाँ पर रूस और भारत की साझेदारी भी जिस तरह से रही है और एक तरह से भारत ने अपने ऑल्टरनेटिव्स ऊर्जा को लेकर तैयार किए हैं, तो रूस से अच्छा विकल्प कोई हो नहीं सकता। तो मुझे लग रहा है कि अब अमेरिका की रणनीति में ये भी शामिल हो गया है कि इतना रूस को एंगेज कर दिया जाए कि वो कम से कम अपने बिजनेस के बारे में, अपने व्यापार के बारे में ना सोच पाए। बिल्कुल गीतू जी, देखिए ये इलेक्शन के समय इन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप ये प्रॉमिस किया था, अपनी जनता से प्रॉमिस किया था कि 48 घंटे के अंदर रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे। हो उसके उलट रहा है। वो कहते फिरे और इलेक्शन में उन्होंने वादा किया था अमेरिका की जनता से कि भाई अमेरिका को किसी युद्ध में नहीं घसीटेंगे और डोमेस्टिक डेवलपमेंट की वो बात कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे सारी चीजें, चाहे वो यूक्रेन की वार हो, चाहे वो ईरान में जिस तरह से उन्होंने किया या वेनेजुएला में किया, वो दिखाता है कि कहने का और उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। देखिए, एक तरफ तो यूक्रेन ने बहुत स्ट्रेटेजिकली जो अटैक किया है, ड्रोन टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और इसकी खबरें तो यहाँ तक आई कि उसने सऊदी अरब को सपोर्ट की बात हुई कि ड्रोन से वो सपोर्ट करेगा। दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे यूएई में भी इस तरह की बातें आई। अब देखिए, चूंकि रूस का एरिया बहुत बड़ा है तो वैसे एरिया को डिफेंड करना रूस के लिए इतना आसान नहीं होगा, तब जबकि यूक्रेन अंदर तक मार करने की क्षमता वाला ड्रोन डेवलप कर चुका है और बार बार अंदर जाके 2000 किलोमीटर अंदर रूस के टारगेट कर रहा है।
रूस की रणनीति थी कि जो उसके बॉर्डर एरियाज है वहां एयर डिफेंस सिस्टम उसने ज्यादा डिप्लॉय किया था। उसको लग रहा था कि यूक्रेन अंदर तक तो जाएगा नहीं। अब उसके साथ चैलेंज है कि उसकी ज्योग्राफी ऐसी है और इतना बड़ा एरिया है, बड़ा है रूस, कि पूरे एरिया को डिफेंड करना। आप सोचिए, साइबेरिया तक अगर यूक्रेन मार कर रहा है तो रूस वहां पे लाचार सा दिख रहा है, क्योंकि उसका इतना बड़ा क्षेत्रफल है, उसको रोकने में ड्रोन को वो सफल नहीं हो पा रहा है। जबकि दूसरी तरफ पहले ये यूक्रेन के पास चैलेंज था कि छोटा एरिया होने की वजह से रूस उसको कहीं भी जाके किसी भी समय मार पा रहा था। तो एक तरफ तो देखिए कि ये दोनों की स्ट्रेटजी में चेंज और ज्योग्राफी का जो एक पॉजिटिव और निगेटिव है वो अब सामने खुल के आ गया। जी। दूसरी तरफ ने आपने भारत की बात की, तो निश्चित रूप से अमेरिका तो हमेशा ये चाहता है कि भारत को भी, उसके एक डिप्टी फॉरेन सेक्रेटरी थे, वो उन्होंने तो भारत में आके इस तरह के स्टेटमेंट दिए कि वो नहीं चाहता कि चीन जैसा कोई और ज्यादा बड़ा कंपटीटर अमेरिका के लिए खड़ा हो। और कहीं ना कहीं भारत उस स्थिति में अब दिख रहा है, जिस तरह का विकास, जिस तरह की क्षमता भारत ने दिखाई है, तो अमेरिका को कहीं ना कहीं उससे थोड़ा उसके आधिपत्य में बट्टा लगता दिख रहा है। और उसी की वजह से इस तरह के छेड़छाड़ भारत को डिस्टेबलाइज करना, मैं कहूंगा। एक तरफ तेल के और गैस के जो सोर्सेज हैं उसको आप डिसरप्ट किया, दूसरी तरफ रूस पे बार बार, रूस के बहाने रूस पर सैंक्शन और भारत पे भी सैंक्शन लगा लगा के उन्होंने कोशिश की है कि एक तरफ रूस को डिस्टेबलाइज किया, जो दूसरी तरफ भारत जैसे जो उभरते सैन्य और आर्थिक ताकत दुनिया में है उसको भी बहुत उभरने ना दिया जाए, बढ़ने ना दिया जाए। बिल्कुल, और ये बात सही भी है। और ऐसे में अब लग रहा है कि कई साझेदारियां बन भी रही है, कुछ बिगड़ भी रही है। मनोज जी भी हमारे साथ जुड़ गए। मनोज जी, आपका स्वागत है। और इस बीच एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का बड़ा दावा सामने आया।